नमस्कार मित्रों, वेलकम बैक टू द चैनल द स्टोरी छोरी। कहानी के अगले हिस्से में स्वागत है आप सभी का। अब तक आपने सुना पांचों अधेड़ लड़के ऑटो वाले के साथ मैनेजर साहब के घर पहुंचते हैं, जहां उनकी मुलाकात मैनेजर साहब और बबलू भैया से होती है। अब हम सुनते हैं आगे। पूरब टोले की एक छत पर बने इस छोटे से कमरे की दीवारों से ईंट की अधिकता और बालू सीमेंट की कमी साफ साफ झांक रही है। छत की ओर ध्यान से देखने पर लगता है कि किसी नौसिखिए राजमिस्त्री ने मजदूरी ना मिलने का सारा गुस्सा इस कमरे पर निकाल दिया है। भीतर की दीवारों को अभी प्लास्टर चढ़ाने लायक नहीं समझा गया, लेकिन कमरे में रहने वाले विद्यार्थी ने अपने बुद्धि, कौशल और ब्राउन पेपर के सहारे कमरे को सजाकर होम डेकोरेशन वालों के सामने एक नई चुनौती पेश कर दी है। प्लास्टर चढ़ जाने के बाद जब दीवार की खूबसूरती में चार चांद लगाने वाली कालजयी पेंटिंग्स की कमी महसूस हुई, तब उसने अखबारों के रविवासरी संस्करणों में छपे सिने तारिकाओं की लुभाती मुद्राओं का सहारा लिया और उन पेपर कटिंग्स को इस अंदाज में चिपका दिया है कि समूचा बॉलीवुड एक ही कमरे में उठ और बैठ रहा है, हाँफ रहा है। यानी कमरे में घुसते ही गोली मारते अजय देवगन का सामना ऐश्वर्या के कमरे में हाथ डाले सलमान से हो रहा है, जिसके कारण रवीना टंडन की कमर में मोच आ गई है। इधर संजय दत्त ने रिवॉल्वर निकालकर गदर एक प्रेम कथा वाले सनी देओल की सर पर तान कर समूचा पाकिस्तानी हैंडपंप उखाड़ने का सख्त विरोध किया है। एक साइड में अक्षय कुमार समंदर किनारे खड़े होकर कम कपड़े में ज़्यादा सुंदर दिखने का प्रयास करती प्रियंका चोपड़ा लारा दत्ता के साथ पानी में आग लगाने की योजना बना रहे हैं, लेकिन मनोज तिवारी ने बगल वाली जान मारेली कहकर उनको कंफ्यूज कर दिया है। उधर कमरे के तापमान में 3 डिग्री की वृद्धि करती हुई विपाशा बसु अपना राज छिपा रही हैं कि सामने मल्लिका शेरावत का मर्डर हो चुका है। हाँ, केरल की गर्मी में बैठे सिर्फ तुम के दीपक का हाल बेहाल है और वो नैनीताल की आरती से कह रहा है कि केरल में गर्मी है लेकिन नैनीताल से सर्दी भेजो। लेकिन ये क्या, गोविंदा ने सरकाई लियो खटिया जाड़ा लगे गाकर दीपक के अरमानों को बेदर्दी से बुझा दिया है। इससे ज़्यादा दुख की बात यह है कि अखियों से गोली मारने वाले गोविंदा आशिक बनाया आपने वाले इमरान हाशमी के बगल में खड़े होकर अपने नसीब को कोस रहे हैं। ठीक बगल में करीना कपूर की बलखाती कमर की तरफ हिमेश रेशमिया इशारा करके बड़ी शोकपूर्ण मुद्रा में गा रहे हैं, झलक दिखला जा। लेकिन खिड़की की तरफ देखने पर लगता नहीं है कि सिवाय कबूतरों के इस कमरे में कोई बाहरी आता भी होगा। कमरे में सामान के नाम पर बस एक टूटी हुई मेज है, जिस पर कभी ना साफ किए जाने वाला एक लैंप रखा है। लैंप से चू रहा केरोसिन मेज पर रखी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मोटी सी किताब से अपना अवैध संबंध स्थापित कर चुका है, जिसके कारण विज्ञान की किताबों से ज्ञान कम मिट्टी तेल ज़्यादा टपक रहा है। सरल सलिल मनोहर कहानियाँ, फिल्मी कैसेटों के फटे रैपर और आशिकों की शायरी ये सब बता रहे हैं कि कमरे में रहने वाला विद्यार्थी विज्ञान और मनोविज्ञान में समान रुचि रखता है। उसकी रुचि के आतंक से इन किताबों के नीचे ढेर सारे मच्छरों के प्राण पखेरु उड़ गए हैं, जो अंतिम संस्कार होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इधर मेज के सामने एक टूटी हुई सी खटिया है, जिसका आखिरी हिस्से का ओछन देसी जुगाड़ के सहारे बांध कर रोका गया है, ताकि कोई झटके में बैठे तो खटिए पर बैठा ही रहे, जमीन पर ना जाए। यही खटिया इस कमरे का बेड और सोफा भी है, जिस पर फटी साड़ी और पुराने बिछौने के मेल से बनाया गया एक नया बिछौना बिछाया गया है। इसी देशी तकनीकी से बने एक रजाई भी है, जिसे कंबल के ऊपर सटाकर इस कमरे में रहने वाला विद्यार्थी सोता है। हाँ, खटिया के ठीक ऊपर 2 दीवारों को जोड़ता हुआ एक बिजली का केबल भी है, जो बिजली के लिए नहीं बल्कि कपड़ा टांगने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। दाहिनी ओर की एक दीवार में एक अलमारी है, जिसमें फिल्मी रेडियो ऑडियो कैसेटों के आधे दर्जन कुतुब मीनार खड़े हैं। अभी धड़कन, दिलवाले, मोहब्बतें, हसीना मान जाएगी,
बेवफा सनम से लेकर सिर्फ तुम, साजन चले ससुराल, बगल वाली, सामने वाली, ऊपर वाली के रैपर चितराए हुए हैं। कुछ कैसेटों की रीलें उलझी हुई है तो कुछ लिखो फेंको पेन में सुलझाने के चक्कर में टूट गई हैं। इसके ठीक बगल में एक ऑडियो प्लेयर है जो यूँ तो दक्षिण टोला के सुखारी डॉक्टर साहब को दहेज में मिला था, लेकिन डॉक्टराइन ने डॉक्टर साहब को ना जाने कौन सा डोज दे दिया कि एक दिन टूट कर धराशायी हो गया। फिर दूसरे दिन कबाड़ी की दुकान से मैकेनिक की दुकान तक बनते बिगड़ते बिकते इस कमरे में आकर विराजमान हो गया। ऑडियो प्लेयर के आगे का हिस्सा छोड़कर सारे कलपुर्जे खुले हैं। बेतरतीब तरीके से जोड़े गए तारों को देखकर लगता है कि इस यंत्र को ठीक करने में क्षेत्र के सारे मिस्त्रियों ने थोड़ा थोड़ा मंत्र फूका है, लेकिन फूकन की दुकान पर टेस्टिंग के दौरान समूचा सिस्टम ही फूंक दिया गया। फिर भी विद्यार्थी ने हार ना मानते हुए इसको बसने लायक बनाकर अपने हुनर का लोहा मनवा दिया है। यही कारण है कि इतनी मेहनत और उद्यम से पैदा हो रहे संगीत को अकेले ना सुनकर समूचे चांदपुर को सुनाने का फैसला किया गया है। इसके लिए 2 साउंड बक्सों को छत पर लगा दिया गया है। जैसे ही बिजली आती है पहले हनुमान चालीसा सुनाई देता है और फिर भोजपुरी देवी गीत बजने लगते हैं। इसके ठीक बाद विविध भारती को पानी पानी करता सदाबहार फिल्मी गीतों का ऐसा कारवां उठता है जो बिजली जाने कमरे में रहने वाले विद्यार्थी के कहीं चले जाने या सो जाने के बाद ही बंद होता है। लेकिन इधर कई दिनों से चांदपुर उदास है। बिजली भी नहीं आई है और एक हफ्ते से धूप भी तो नहीं हुई थी। जाड़ा कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है। आदमी तो आदमी, चांदपुर के पेड़ पौधे चिड़ै चुरुंग तक सिकुड़ रहे हैं। लेकिन आज भास्कर भगवान की बड़ी कृपा हुई है। सुबह का सूरज आसमान में कुहासे को चीरता हुआ निकलने की जद्दोजहद कर रहा है, जिसे देखकर छोटे बच्चे चिल्ला रहे हैं, राम राम जी धाम कर, सुबह सलाम कर। बूढ़े अलाव तपना छोड़कर आसमान की तरफ निहार रहे हैं। ए प्रभु, अब तो निकल आइए। अचानक धूप का एक टुकड़ा धरती पर दस्तक देता है। आंखों में बैठा कुहासा छिटने लगता है। सहसा पछुआ चलती है। सरसों की पीली चुनरी ओढ़े खेत इठलाते हैं। मटर के फूलों पर शीत की बूंदें मोतियों की तरह चमकती हैं और देखते ही देखते कुहासे और धूप की लड़ाई में एक नर्म धूप का टुकड़ा इस विद्यार्थी के कमरे पर आकर उसे चौंका देता है, मानो कानों से कह रहा हो कि अब तो उठ जाओ। लेकिन ये क्या, 9 बजने को हैं और विद्यार्थी अभी तक सो रहा है। अचानक कमरे के ठीक नीचे राकेश ने साइकिल की घंटी बजाई, मानो उसने गुप्त भाषा में किसी से कोई बात कही हो, लेकिन इस गुप्त भाषा का किसी और पर कोई असर ही नहीं हो। फिर लगातार 3 बार घंटी बजी, लेकिन इस बार भी जवाबी कार्रवाई शून्य रही। बार बार घंटी बजाने के बाद भी जब कहीं कोई असर नहीं हुआ, तब राकेश ने घंटी की आवाज़ और स्पीड दोनों में वृद्धि कर दी और कई मिनट तक लगातार इस लय में बजाया मानो सत्यनारायण भगवान की कथा अब शुरू होने जा रही है। लेकिन इस लयात्मक कथा का ना किसी देवता पर असर हुआ, ना किसी जानवर और ना ही किसी पेड़ पौधे पर। अचानक राकेश का धैर्य टूट गया और वो जोर से चिल्लाया, मंटुआ, रे मंटुआ, अरे उठ रे, पिंकिया गई, स्कूल चलना है कि नहीं? 9 बज गया रे बेहुदा, आज तुमको मनोहर मास्टर बुलाए हैं। लेकिन ये क्या, इस प्रकार पुकारने की भी कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। राकेश का सारा धैर्य टूट गया। उसने मान लिया कि सोते हुए आदमी को उठाना बहुत आसान काम है, लेकिन सोने का नाटक करने वाले को उठाना वाकई कठिन काम है। अगर भगवान इस लौंडे को हमेशा के लिए उठा देते तो ज़्यादा अच्छा रहता। उसकी झल्लाहट बढ़ने लगी। उसे साइकिल को दीवार के सहारे खड़ा किया और छत पर जाने के लिए तेजी से कदम बढ़ाने लगा। लेकिन जैसे ही सीढ़ी पर उसका पहला कदम पड़ा कि सामने से आ रही तेज आवाज़ से उसके कदम ठिठक गए। अरे रकेशबा, रुक, जानते नहीं हो का लाड साहब 10 बजे तक सोते हैं? तुमसे कुछ छिपा है कि आकर चिल्ला रहे हो? अपना काम देखो। इसको जो पढ़ना है पढ़ चुका है,
हम इसका भविष्य जान गए हैं। रात भर किसी फिल्म का गाना सुनेगा, 10 बजे सोकर उठेगा, फिर एक थरिया खाकर बौरी झाड़ कर रेडियो लेकर सरजू नदी में नाव चलाएगा। अरे ददरी मेला में बैल बेचकर इसके लिए साइकिल खरीदे कि पढ़कर एक दिन बड़ा आदमी बन जाएगा। लेकिन इस बैल ने सारा पैसा माटी में मिला दिया। अब तो हम कान पकड़ लिए हैं। सारा सिनेमा का कैसे तोड़कर सरजू में ना बहा नहीं दिए ना तो हमारो नाम रमेशर नहीं। इस बात के बाद सीढ़ी चढ़ रहे राकेश के पैर सुन्न पड़ गए। वो यंत्रवत खड़ा हो गया, मानो चाहकर भी पैर आगे ना बढ़ रहे हो। उसने नजरें नीची कर ली और पीठ पर टंगा झोला झाड़ने लगा। तब तक फिर आवाज आई, सुन राकेशवा, तुमको फिर समझा रहे हैं, इसके पीछे अपना जीवन बर्बाद मत कर। पूरब टोले से लेकर पश्चिम टोला और उत्तर टोले से लेकर दक्षिण टोला तक कौनो लड़का है जो 10 बजे तक सोता है? इसी के साथ पढ़े जोगिंदर चौधरी के लड़के बीटेक्स की तैयारी कर रहे हैं और ये ससुर 3 साल से इंटर में फेल हो रहे हैं। तुमको भी फेल होना है? इस प्रश्न के बाद तो राकेश को मानो सांप सूख गया हो। उसकी बोलती बंद हो गई। अचानक से एक लड़की की आवाज आई, बाबूजी वो बीटेक्स नहीं बीटेक होता है, बीटेक्स तो मलहम होता है। इतना सुनकर बाबूजी भड़क गए। तुम चुप रहो, ज्यादा भीला फुआ ना बनो, जाकर मेरा कुर्ता लाओ। इस बात के बाद लड़की चुप हो गई। सीढ़ी पर खड़ा राकेश भी सहम गया। इधर चूल्हे पर लड़की की माँ रमावती खाना बना रही है और थाली में खाना परोसती जा रही है। तेज आवाज में बोलने वाले रमेशर को आज कचहरी जाना है, लेकिन मंटू के कारण गुस्सा है जो जाने का नाम ही नहीं ले रहा। अचानक रमावती की तरफ देखते हुए रमेशर बोले, देख ले राजा बाबू राम राम के बेरा मूड खराब कर दिए, बैठकर रोटी बेल। हो गया कचहरी तो खोज के लिए दामाद। चूल्हे पर रोटी बना रही रमावती ने चूल्हा फूकना छोड़कर हाथ चाड़ा और बड़े प्रेम से बोली, जाने दो, बचवा है अभी, इस उम्र में सबका यही हाल होता है, बड़ा हो जाएगा तो समझदार हो जाएगा ना। हाँ हाँ हाँ, यही कहकर तो तुम इसको बिगाड़ दिया हो। विवाह हो गया है तो इसके बच्चे अब तक स्कूल जा रहे होते। इसकी उम्र के हम 4 भैंस रखते थे, अब बाबूजी अकेले थे, हम ही दियरा से चारा काट कर कपार पर लाते थे, फिर काटते भी थे और भैंसिया को खिलाकर पैदल पढ़ने भी जाते थे। आज ना भोजन झट से जो मिल रहा है ना तो नवाबी चढ़ी है राजा साहब को। रमावती चुप रही। माहौल में एकदम मुर्दा शांति छा गई। राकेश यंत्रवत सर झुकाए हाथों से सीढ़ी की रेलिंग को साइकिल की चाबी से खुरेसते हुए इन सब बातों को सुनता रहा, मानो किसी मूक आदेश का इंतजार कर रहा हो कि जरा सा आदेश मिले तो वो दौड़ता हुआ ऊपर मंटू के कमरे पर चला जाए और रमेशर की छुपती बातों से जान बचे। लेकिन ये क्या, रमेशर है कि ब्रेक लेने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, बोलते ही जा रहे हैं। रमावती को राकेश का चेहरा देख दया आ गई। स्नेह से देखते हुए और बात बदलते हुए पूछा, और बता राकेश, माई कैसी है तुम्हारी? राकेश ने लाचार दृष्टि बनाई और रमेशर की गुस्सैल आंखों से नजरें बचाकर कहा, एकदम ठीक है मौसी। गठिया ठीक हुआ? पहले से ठीक है मौसी, कल ही भले अस्पताल से दवाई लेकर लौटी हैं। डॉक्टर ने कहा है कि हमेशा के लिए तो नहीं, लेकिन चलने फिरने भर की हो जाएगी। इस जवाब के बाद खाना खा रहे रमेशर की आवाज़ फिर तेज हो गई। सीढ़ी पर खड़े राकेश की तरफ देखा और बोलने लगे, ए राधे श्याम का बेटा, पढ़ो लिखो नलायक, वरना अपने बाप की तरह चांदपुर घाट पर नाव चलानी पड़ेगी और माई किसी दिन घटिया से मर जाएगी। लीजिए हुआ पापा। रमावती को रमेशर की इस बात पर इतना तेज गुस्सा आया कि चिमटा फेंक कर रोटी सेकना छोड़कर गरजने लगी। ये अपशकुन मुंह से निकालते लाज नहीं लगा? ज्यादा गर्मी चढ़ गई है। सुबह सुबह कौन सा पढ़कर हाई कोर्ट में जजी कर रहे हो?
ईंट भट्टा की मुनीमी ही कर रहे हो ना। बाप गोबर पाथते हुए मर गए, तुम ईंटा पाथ कर मर जाना। अब एक शब्द बोले ना तो हम बता देंगे। लीजिए, एक झटके में रमावती की इस मिसाइल के आगे रमेश सर ध्वस्त हो गए। आंगन का माहौल एकदम शांत हो गया, मानो बंदूक लेकर लड़ रहे किसी बड़े बंदूकबाज को किसी गुलेल वाले ने चित्त कर दिया हो। रमेश सर खाना छोड़कर उठ गए। ठीक है, हम तो चुप ही रहेंगे, अब जा रहे हैं। जिसको जो मन वो करना करे, इधर रहने लायक नहीं है। सब अपने मन के राजा हो गए हैं। जहाँ से एक अधिक लोग मालिक हो जाए ना, वो घर घर नहीं रहता है। राकेश अभी भी खड़ा रहा। वो निरुद्देश्य आसमान में ताकता रहा। रमावती ने रोटी तवे पर रखकर उसकी तरफ प्यार से देखा और भरपूर स्नेह भरी नजरों से दुलारते हुए कहा, जाओ बेटा राकेश, मन उठा जाओ जाओ। इनकी बात पर ध्यान नहीं दिया जाता तो ऐसे ही बड़बड़ाते रहते। तब तक किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। कोई है? मुनीम जी, ए रमेश्वर जी, ए आ रहे हैं, बैठिए। रमेश्वर ने उत्तर में आवाज लगाई और आंगन में गड़े हैंडपंप पर हाथ धोते हुए कहा, ए गुड़िया गुड़िया, ठाकुर साहब को पानी पिलाओ, लग रहा है कहीं कोई समाचार आया है कहीं से। गुड़िया मीठा पानी लेने चली गई। रमेश्वर गमछा कंधे पर रखे और दालान में चले गए। इधर सीढ़ी पर खड़े राकेश के जान में जान आ गई। एक ठंडी सांस लेकर सीढ़ी चढ़ता गया और सोचता गया कि हे भगवान, जान बची सो लाख हो पाए। इस मंटुआ कमीने को तो आज छोड़ना नहीं है। इसी ख्याल से कमरे में घुसते हुए सबसे पहले उसने मंटू की रजाई खींची, फिर बेडशीट हटाया, तकिया फेंक दिया और मंटू की पीठ पर जोर का मुक्का जमाते हुए कहा, अरे कमीना, 4 लाठी देंगे अभी 1 मिनट में सारी आसी की भीतर घुस जाएगी, फिर सोते रहना 13 बजे तक। पता है मौसा कितना बोल रहे हैं हमको। बंदूक होता तो अब तक सारा चांदपुर दिया धुआं धुआं हो गया होता। लेकिन ये क्या, इन बातों का मंटू के ऊपर कोई खास असर हुआ नहीं। बस इतना ही हुआ कि उसने हाथ पैर मोड़कर एक कुंभकर्णी जमाई ली और फिर आंखें बंद करके सो गया। ये देखकर राकेश का बचा खुचा धैर्य भी टूटने लगा। वो याचना की मुद्रा में आ गया और बोला, अरे मंटुआ उठ भाई, बाकी यार सोने दे। काहे नहीं उठ रहे? 9:30 बज रहे हैं, स्कूल नहीं चलना है क्या? नहीं जाना। गुस्से में राकेश ने रजाई फेंक दी। मत जाओ साला, वो पिंकिया जा रही है, आज परीक्षा का डेट आने वाला है, सोचा कि बता दे तुमसे, लेकिन आज हम कान पकड़ रहे हैं। आज के बाद पिंकिया जाए या पूनमी, क्लास चले या बंद रहे, हम अब तुमको कभी जगाने नहीं आएंगे और न तुम्हारे घर आएंगे, कसम खा रहे हैं। राकेश इतना कहकर अलमारी में रखी कैसेटों का औचक निरीक्षण करने लगा। अचानक कमरे में लगे 2-4 पोस्टरों को देखकर उसके मिजाज में नरमी आ गई। ठीक है, सो जाओ, हम ही मोहब्बतें वाला कैसेट लेकर जा रहे हैं। धड़कन का तुम हमारा लिए हो, याद रखना। एक मेरा बेवफा सनम वाला परिदीपवा लेकर चला गया है, कह रहा था कि सुखरिया की साली को सुनाना है। अब साली ने उसका दिल तोड़ दिया है। साला अपना दिल और मेरे कैसेट दोनों की रील तुड़वा लाया है। मिले जरा, बताते हैं उसकी भी आस की भीतर घुसानी है। इतना कहकर राकेश कमरे से निकलने लगा, मानो अब भैंस के आगे बीन बजाने से क्या फ़ायदा। जाते जाते थक हार कर एक रामपण दवाई का प्रयोग कर दिया। सोवो बेटवा सोवो, पिंकिया आज ददरी मेला वाला पियर का सुटरवा पहन कर आ जा रही है। ये सुनते ही मंटू में एक ऐसी अदृश्य शक्ति का विस्फोट हुआ जिसका जिक्र प्रेम के किसी शास्त्र में नहीं किया गया है। उसकी आंखें खुल गईं, खोई हुई चेतना वापस आ गई, मानो प्यासे जेठ को सावन ने आवाज़ देती हो। उसने अपने बिखरे बालों को ठीक किया और एक दिलकश जवाई लेकर बड़े प्रेम से राकेश की तरफ देखकर बोला, बालों में उंगलियां फिराते हुए, सही में पिंकिया जा रही है? नहीं नहीं, कहाँ जा रही है? वो तो हम झूठ बोलने की प्रैक्टिस करने आए थे ना।
मंटू इस व्यंग्य बाण से चुप हो गया। राकेश ने मफलर संभालते हुए प्रेम से कहा, यार अपने मऊसा को समझाते क्यों नहीं हो? साला बोलने लगते हैं तो झांझा मेल की तरह रुकने का नाम ही नहीं लेते हैं। मंटू ने राकेश की शिकायतों को नज़रअंदाज करके एक जोर की अंगड़ाई ली और तकिया गोद में भर के राकेश की तरफ देखने लगा। अरे यार राकेश, मऊसा मऊसी को मारो गोली। पता है हम साला बड़ा खतरनाक वाला सपना देख रहे थे यार, जानते हो, देख रहे थे कि मेरी साइकिल पिंकी की साइकिल से टकरा गई है। हम दोनों सरसों के खेत में गिर गए हैं। रे चुरकुट आदमी, ज़्यादा शाहरुख खान मत बनो, पहले साइकिल का पंचर तो बनवा लो, तब ना साइकिल लड़ाओगे। राकेश की इस शिकायत का मंटू पर कोई असर नहीं हो रहा था। उसने बाहों को हवा में फैलाकर जमाई ली और फिर पूछा, ए राकेश, सही में पिंकिया जा रही है का? कि दीपावली की तरह मुझसे भी आकर मजाक कर रहे हो सुबह सुबह? राकेश को गुस्सा आ गया। ठीक है, हम मजाक कर रहे हैं ना, तुम सो जाओ, आराम से सो, हम जा रहे हैं। राकेश के इस बात के बाद मंटू की मनोदशा में क्रांतिकारी परिवर्तन आया। अरे अरे, तो 5 मिनट रुक मेरे भाई, 5 मिनट, बस 5 मिनट भाई ना। मंटू ने छट से याचना की मुद्रा बना ली। राकेश तटस्थ भाव से खड़ा रह गया। भाई ना, बस 5 मिनट, 5 मिनट। मंटू ने फिर वही याचना दोहराई। राकेश कपार पर हाथ रख के खटिया पर बैठ गया। चंद सेकंड के अंदर मंटू ने देह तोड़ता आईने में बालों को ठीक करता एक फिल्मी सीटी बजाया और 4-5 खूब गहरी सांस लेकर घड़ी में देखा कि सुबह के 9:20 हो गए हैं। लैम्प के द्वारा केमिस्ट्री की किताब में रासायनिक परिवर्तन हो गया है। उसने लैम्प को मेज के नीचे रख दिया और सीधे लोटा लेकर नीचे भागा। 5 मिनट के भीतर जैसे तैसे मुँह धोकर मंत्र स्नान करके कपड़ा पहनकर फटाफट स्कूल बैग के लिए कमरे में लगी प्रियंका चोपड़ा के बेहतरीन अंदाज का दर्शन कर मन ही मन आएगा मजा अब बरसात का, तेरी मेरी दिलकश मुलाकात का पाठ किया और मन ही मन मान लिया कि भले अभी आग नहीं, पानी नहीं, प्रियंका चोपड़ा नहीं, लेकिन वो अक्षय कुमार से ज़रा कम भी नहीं है। इसलिए उसे जूते और घड़ी भी पहन लिए थे। उसने महीने से बंद पड़ी अपनी कलाई घड़ी की ओर हिकारत की निगाह से देखा और घड़ी बंद होने के बावजूद भी खुद को समय का पाबंद महसूस करते हुए बिना बाल झाड़े जूता झाड़ने लगा। मंटू की मासूम आंखों में चमक बिखर गई। क्लास में बगल वाली डेस्क पर बैठी पिंकी के चित्र उसकी आंखों के सामने घूमने लगे। उसने खिड़की से झांकते हुए सूरज को प्रणाम किया और मन ही मन धन्यवाद देते हुए कहा, हे सूरज भगवान, आज आप 10 दिन बाद क्या निकले, चांदपुर की चंदा भी निकल आई है। मन पुरैन की पात पर गिर रहे पानी जैसे छलकने लगा कि अचानक इस धन्यवाद कार्यक्रम में ब्रेक लग गया। नीचे से तेज आवाज आई, टिफिन ले जा बउआ, मौसी भूख नहीं है। अरे नलायक, खा के तो जा। अरे खा लेंगे मौसी, अभी तो क्लास शुरू हो रही होगी। इस बात पर फिल्म दीवाना का कैसेट उलट पलट रहे राकेश के चेहरे पर व्यंग भरी मुस्कान तैर गई, मानो मन ही मन कह रहा हो, कौन सी क्लास जा रहे हो बेटा, हमको सब पता है। मंटू ने जूता पहनते हुए राकेश से पूछा, आज संस्कृत वाले सर आएंगे ना? नहीं रे, तिवारी जी सब जब से इंग्लिश मीडियम वाली लड़की से ब्याह किए हैं तब से उनका भी सारा रूप और लकार सब खराब हो गया है। और इतिहास वाले सर? इतिहास क्या चलेगा रे, मास्टर साहब खुद चलने लायक नहीं है। जिस दिन होमोसेपियंस के बारे में बता रहे थे, घर जाते समय उस दिन टीएस बांध पर उनको एक बंदर काट लिया। इस बात पर मंटू के मुंह से स्वाभाविक रूप हंसी निकल आई और शर्ट के बटन बंद करते हुए बोला, तुम बहुत हरामी हो रे राकेश बा, क्या मनोहर मास्टर भी नहीं आएंगे? आएंगे यार, वो नहीं आएंगे तो स्कूल कौन चलाएगा, चलो तो पहले। बस बस भाई 1 मिनट,
मंटू बड़ी तन्मयता के साथ अपने देसी झोले में काव्य संकलन गद्य संकलन के बीच में 2-4 इंटर की गाइड और 1-2 ऐसी किताबें रखकर सीढ़ी उतरने लगा जिन्हें जिन्हें क्लास के खाली घंटों में पढ़ने का चलन अब अपने अस्तित्व की अंतिम लड़ाई लड़ रहा था। आंगन में उतरते ही उसने मुंह गोल करके सीटी बजाई और गुनगुनाने लगा, वो लड़की नहीं जिंदगी है मेरी। गाने को अनसुना कर सामने खड़ी रमावती ने टोका, सुनो मंटू। कहाँ मौसी? अब बेटा अब तो समय से उठा करो, कब तक मौसा को मनाते रहेंगे हम? आज बहुत नाराज़ थे। राकेश से पूछो तुम्हारे चक्कर में कितना सुनना पड़ता है हमको। आज ये भी सुन लिया, पता नहीं बेचारा मन में क्या सोच रहा होगा। राकेश ने आंखें झुकाकर धीरे से कहा, कोई बात नहीं मौसी, इस गधे के लिए तो हम किसी की दुलत्ती भी सह लेंगे। मंटू ने हंसते हुए मौसी को गले लगा लिया, मानो ये अपनी गलती छिपाने की कोई पुरानी तरकीब हो। मानो मन ही मन कह रहा हो कि ओ मेरी मौसी, तुम हो तो क्या फिक्र है, तुम हो तो हम इस मौसा के मौसा को भी देख लेंगे। देखते ही देखते मौसी की आंखों में वात्सल्य का समंदर उमड़ आया। मंटू ने कसकर अखबारी में पकड़ लिया। एक झटके में रमावती मातृ प्रेम की प्रांजल मूर्ति में ही तब्दील हो गई। मंटू 6 महीने का कोमल शिशु बन गया। उसकी गहरी आंखों में ठहरा प्रेम छलक कर पूछने लगा, क्यों सहती हो मौसी? मेरे लिए किसी की बातें क्यों सहती हो? कहाँ से लाती हो इतनी ममता, इतनी करुणा और इतना धैर्य कहाँ से लाती हो? एक झटके में आंगन का दृश्य बदल गया, और भला बदले भी क्यों ना। कहते हैं यही मंटू जब 16 महीने का था तब इसकी माँ विमलावती को मलेरिया पकड़ लिया। रमावती तब बीमार बहन को देखने उसके गांव रघुनाथपुर सिवान गई थी। अस्पताल के सभी डॉक्टरों ने हाथ जोड़ लिए। बाप के पास पटना बनारस ले जाने की कोई औकात नहीं थी। क्या होता? माँ चल बसी। 2 साल की नन्हे मंटू को रोता देखकर सबका कलेजा फटने लगा। बाप शराबी था, कौन संभालता बच्चे को? बहन की लाश पकड़ के रो रही रमावती ने छाती से मंटू को लगा लिया था और अपने साथ लेकर चांदपुर आ गई थी। आज इस घटना के 17 साल से ऊपर हो गए। न जाने कितनी बार चांदपुर में बाढ़ आई और चली गई, लेकिन मौसी की दुलार और स्नेह की बाढ़ में आज मंटू भूल गया कि चांदपुर उसका गांव नहीं है। ये मौसी उसकी माँ नहीं है, ये गुड़िया उसकी बहन नहीं है, ये रमेशर उसके पापा नहीं है। आज चांदपुर के खेत खलिहान भी जानते हैं कि यही चांदपुर मंटू का गांव है। सरयू के कछार पर चलती डेंगी को भी ये पता है यही पूरब टोले के रमेशर मुनीम का घर मंटू का अपना घर है। यही मौसी रमावती उसकी माँ है, जिनको गांव भर के लड़के चाची काकी बड़की माई की जगह मौसी ही कहते हैं। आज मंटू अच्छी तरह से जानता है कि रमेशर की झुंझलाहट बिल्कुल जायज़ है। पिछले साल की बाढ़ में जब चांदपुर डूबने लगा था तभी रमावती को डेंगू पकड़ लिया था। कौन इतना दूर डॉक्टर को दिखाने जाता? ओझा और सोखा के भरोसे होने वाली दवाई से रमावती मरने के कगार पर आ गई। हालत जब ज़्यादा ख़राब हुई तो बलिया सदर अस्पताल के डॉक्टर ने हाथ जोड़ के बनारस रेफ़र कर दिया। पैसे तो थे नहीं। रेवती ईंट भट्टे पर मुनीमी करने वाले इसी रमेशर ने 4 कट्ठा खेत रहन रखकर रमावती का इलाज करवाया। रमावती तो जैसे तैसे बीमारी से ठीक हो गई, लेकिन घर की आर्थिक हालत बीमार हो गई। अब रमावती के जीवन का भी क्या भरोसा है? यही कारण है कि आजकल घर में गुड़िया की शादी की बातें चल रही हैं। रमेशर सोच रहे हैं कि भले कुछ खेत बिक जाए लेकिन आंखों के सामने दामाद उतार लें, लेकिन मामला हर जगह दहेज पर अटक जा रहा है, जिसके कारण रमावती और रमेशर दिन रात चिंता में डूबे रहते हैं। इधर दिन भर किसी चिड़िया जैसी चहचहाने वाली गुड़िया ने भी अब बाहर आना जाना बंद कर दिया है। गांव की सखियां कहती हैं कि कभी बाहर भी निकल लिया करो, लेकिन गुड़िया पिंजरे में रखे किसी मैनी चिड़िया सी चुप लगाए रहती है।
इसके बावजूद रमापति ने कभी अपना ये दर्द, ये चिंता मंटू के सामने जाहिर नहीं किया, ना ही आज तक किसी चीज़ की कमी महसूस होने दी। मंटू ने जो भी कहा मौसी ने झट से हाजिर कर दिया। रमापति मंटू के कुर्ते की कॉलर ठीक करते हुए बोली, बाल तो झाड़ ले ठीक से। मौसी के प्रति मंटू का प्रेम देखकर राकेश से रहा ना गया। उसने पिन मारते हुए कहा, ए मंटू, मौसा को भी गले लगा लो एक बार। मौसी हंस पड़ी। गुड़िया ने हंसी छिपाते हुए कहा, वो तो इसका सारा भूत भगा देंगे। राकेश और मंटू हंसते हुए घर के जनानी दरवाजे से बाहर आ गए ताकि मौसा से नजरें ना मिले। हुआ भी यही। मंटू के जाते ही रमेश सर आंगन में आ गए और आते ही कहा, ए गुड़िया, उस पार से न्योता है और 9 फरवरी को तिलक है और 14 को ब्याह। माई से कह दो। और सुनो, मेरा कुर्ता ले आओ। 9 बजिया तो छूट गई, अब जीप या टेम्पुआ का सहारा है। मंटुआ उठा कि नहीं? स्कूल चला गया बाबूजी, गुड़िया ने धीरे से बताया। रमेश सर चुप रहे। उधर रमापति हाथ में कचहरी के कागज़ लिए बक्से की चाबी को कवर में खोजते हुए आंगन में आकर बोलने लगी, ठाकुर से कहे होते कि ब्याह लायक कोई लड़का बताइए। उस पार भी तो अच्छे लड़के हैं ना। बेटी है तो दहेज तो हर जगह देना ही है। इस पार दे चाहे उस पार दे। रमेश सर इस बात पर चुप रहे। आंगन बुहारते हुए रमापति ने फिर कहा, अच्छा, वो सुरेमनपुर वाले लड़के का क्या हुआ? क्या कह रहे थे मदन बाबू? कहा क्या रहे थे? 3 लाख और एक गाड़ी, पूरा गहना, टीवी, फ्रिज, कूलर सब मांग रहे हैं। लड़का विकास भवन में चपरासी है। हीरो होंडा गाड़ी 6 का में ही चाहिए। कहाँ से देंगे? रमेश सर ने कुर्ते की बाह को चढ़ाते हुए कहा। रमापति का चेहरा उदास हो गया। मुंह क्यों बन गया? बोलो। वो तो सरकारी नौकरी में है ना। आजकल 8वीं पास लड़के भी बीए की हुई लड़की मांग रहे हैं। जिसके दरवाजे पर एक खटिया तक नहीं है, वो भी दहेज में डबल बेड का पलंग खोज रहा है। जिसके यहाँ साइकिल का पंक्चर 1 हफ्ते से ख़राब है ना, वो भी कह रहा है कि हम तिलक में गड़िया ही लेंगे। समझ में आया कुछ? गुड़िया वहाँ से हट गई। हमेशा की तरह जब जब ब्याह की बातें होती हैं, बाबूजी की ये सब बातें उसके कानों में पत्थर के तीर की तरह चुभती हैं। एक अनजाना अपराध बोध उसकी सांसें तेज कर देता है। रमेश सर गमछा, शॉल और झोला लिए घर से निकल गए। दरवाजे पर खूंटे पर बंधी बछिया गुड़िया की तरफ देखकर बोलने लगी। घर का पोसुआ कुत्ता मोती उसके आगे आकर पूंछ हिलाने लगा। तब तक घड़ी 9:45 बजा चुकी थी। सूरज की किरणें अब आंगन तक आने लगी थी। आंगन की नींव पर बैठी चिड़िया ने फुदकना बंद कर दिया था। बगल के किसी घर से रेडियो की आवाज़ आ रही थी। जब तक पूरे ना हो फेरे साथ, तो तब तक बबूनी नहीं बबुआ की ना। कहानी आगे सुनने के लिए बने रहिए हमारे साथ द स्टोरी छोरी पर। धन्यवाद।